आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट, इसका जो है 11th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का चैप्टर 11th है। यहाँ पर हमने करा था विदेशी विनिमय दर, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। इस तरह से यहाँ तक हमने देखा था कि विदेशी मुद्रा का मूल्य में वृद्धि और विदेशी मुद्रा के मूल्य ह्रास के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें, इससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद चलिए अब देखते हैं हम आगे का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ना है क्या है। यहाँ पर 11.3 पढ़ना है विदेशी विनिमय दरों के प्रकार, यानी विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहली होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिर होती है नम्य विनिमय दर प्रणाली, दूसरी होती है प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली। तो यहाँ पर हम एक एक के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होती हैं ये तीनों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मतलब ये होता है फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है इस स्थिर, यानी इस यहाँ पर क्या होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है। तो देखिए किस चीज की है ये, यहाँ पर देखिए कि विदेशी विनिमय दरों के प्रकार, जो विदेशी विनिमय दर होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है और नम्य विनिमय होती है और प्रबंधित ऋणशीलता जो है प्रणाली होती है। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर स्थिर शब्द से ही पता चल रहा है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली यहाँ पर क्या है, इस स्थिर विनिमय दर प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत मुद्रा विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, वह इससे अभिप्राय क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कि ऐसी विनिमय दर होती है जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसे जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। क्या होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से होता है जिसके अंतर्गत मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण जो है सरकार के माध्यम से किया जाता है, यानी सरकार करती है। अगर मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण अगर सरकार करती है तो वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहलाएगी। विदेशी विनिमय क्या होता है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहलाएगी अगर पूरी तरह से सरकार ने उसका निर्धारण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहलाएगी। उसके बाद आती है नम्य विनिमय दर प्रणाली, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है, नम्य विनिमय दर प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें विनिमय दर विदेशी विनिमय, यानी विनिमय की जो दर होती है, विनिमय दर जो होती है विदेशी विनिमय दर जो होती है, विदेशी विनिमय दर जो है बाजार में विभिन्न करेंसियों या मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी बाजार में करेंसी की मांग कितनी है, डिमांड कितनी है और पूर्ति क्या है, इन सभी के आधार पर, यानी बाजार के आधार पर जब विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है तो उसे नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार के माध्यम किया जाए, यानी बाजार के माध्यम से किया जाए, बाजार में किसके द्वारा किया जाए, बाजार में जो करेंसी की मांग और पूर्ति होती है इनकी शक्तियों के माध्यम से जब निर्धारण किया जाता है उसे कहते हैं विनिमय, यानी नम्य विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली और नम्य विनिमय दर प्रणाली में अंतर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक और तीसरी प्रणाली थी प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली। इसको मैं आगे जो है चर्चा करूंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में अंतर जो कि अभी हमने पढ़ी है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और नम्य विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतर समझते हैं। पहला है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, दूसरा है नम्य विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह सरकार द्वारा निर्धारित होती है। सीधी सी बात, सरकार द्वारा निर्धारित होती है। यह विदेशी विनिमय की बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, यहाँ पर विदेशी विनिमय की
मांग यहाँ पर क्या है, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जिस जो है विनिमय दर का निर्धारण होता है उसे जो है कहते हैं नम्य विनिमय दर प्रणाली, नम्य विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण, यहाँ पर सरकार निर्धारित करती है, यानी इस दर को सरकार निर्धारित करती है, तो सरकार का पूरी तरह से इस पर नियंत्रण है, पूरा कब्जा है, यानी जब चाहे उसे बदल सकती है। पूरी तरह से नियंत्रण सरकार का होगा क्योंकि सरकार ने उसे बनाया है, सरकार ने निर्धारित किया है। लेकिन अगर नम्य विनिमय दर प्रणाली की बात करें तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब सरकार इसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती, क्योंकि उसका निर्धारण हुआ है मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से जो कि बाजार में उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद विनिमय दर स्थिर रहती है, जो विनिमय दर होती है इसमें क्या होती है, स्थिर रहती है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक ऐसी विनिमय दर की जो प्रणाली जिसमें जो है विनिमय दर निश्चित मतलब निश्चित रहती है, यानी बदलती नहीं है, स्थिर रहेगी। ठीक है, यानी निश्चित रहेगी, बदलेगी नहीं, निश्चित रूप से जो है एक तय कर दी गई है। अब विनिमय दर का यहाँ पर बदलती रहती है, इसमें क्या रहेगी, बदलती रहेगी। सीधी सी बात है, क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर बाजार की मांग शक्तियों द्वारा कभी मांग बढ़ती है और कभी जो है इसकी मांग कम हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो है विनिमय दर में बदलाव आता रहता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी नम्य विनिमय दर प्रणाली। तो एक बार देख लेते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, यह सरकार द्वारा निर्धारित होती है, यह सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, इस पर विनिमय दर स्थिर रहती है। और नम्य विनिमय दर में क्या होता है, यह विदेशी विनिमय जो है विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, सरकार का हस्तक्षेप होता है, इसमें सरकार हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकती है, इसमें कर सकती है, यानी स्थिर विनिमय दर प्रणाली में कर सकती है, लेकिन यहाँ पर नम्य विनिमय दर प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विनिमय दर बदलती रहती है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली क्या होती है, यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या है। इसमें अभिप्राय जो इससे अभिप्राय जो होता है एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विदेशी विनिमय दर बाजार की शक्तियों से निर्धारित होती है। जो विदेश की विनिमय दर है बाजार की जितनी भी शक्तियां हैं उससे निर्धारित होती है, और केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप द्वारा विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है इतने लंबे लंबे शब्दों में, ये कहना चाह रहा है कि इसमें अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि ये विदेशी विनिमय दर बाजार की शक्तियों से निर्धारित होती है, यानी मांग और पूर्ति, जो कि हमने नम्य विनिमय दर प्रणाली में देखी थी, बाजार की शक्तियां जो कि मांग और पूर्ति के माध्यम से जो है विनिमय दर निर्धारित हो रही थी नम्य विनिमय दर प्रणाली में। लेकिन यहाँ पर जो है ये है हमारी प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली, इसके अंतर्गत जो आता है विनिमय दर बाजार की शक्तियों द्वारा तो निर्धारित हो ही रहा है, यानी इसके जो है नम्य विनिमय दर प्रणाली के सारे गुण जो हैं इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। परंतु यहाँ पर जो अगर देखें तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी है, और केंद्रीय बैंक जो होता है, किसी भी देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, वही क्या करता है, विनिमय दर निर्धारित करने की क्षमता रखता है सरकार के सलाह पर। ठीक है, विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप द्वारा विनिमय दर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सरकार और बाजार की शक्तियां दोनों ही हैं। अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो इसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बाजार की शक्तियों द्वारा भी इसका निर्धारण होता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली और नम्य विनिमय दर प्रणाली का दोनों को अगर मिला दिया जाए और दोनों के गुणों को मिला दिया जाए तो जो गुण, सारे गुण जो मिलकर आएंगे वो इसके अंदर होंगे, प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। तो आई होप यहाँ आपको समझ आ गया कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। हमने यहाँ पर देख ली प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली भी देख ली, उसके बाद नम्य विनिमय दर प्रणाली देख ली, उसके बाद हमने सारी चीजें इसमें देख ली। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं पहले अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन। अवमूल्यन में क्या अंतर होता है और पुनर्मूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। ठीक है,
तो देखिए अवमूल्यन से अभिप्राय सरकार द्वारा घरेलू करेंसी के मूल्य को कम करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अवमूल्यन का मतलब होता है कि एक सरकार है जो कि अपनी ही घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी कर देती है। अगर किसी घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी आ जाती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। दूसरी तरफ पुनर्मूल्यन का मतलब होता है, इसका पुनर्मूल्यन से अभिप्राय होता है कि सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना। अगर पुनर्मूल्यन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो सरकार होगी ना, घरेलू मुद्रा को बढ़ा देगी, मूल्य में वृद्धि कर देगी। ठीक है, अगर सरकार घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि कर देती है तो हम उसे कहेंगे यहाँ पर पुनर्मूल्यन किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर अवमूल्यन की बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार क्या करेगी, घरेलू करेंसी की मुद्रा में जो है यहाँ पर कम कर देगी, वैल्यू को कम कर देगी, यानी घरेलू करेंसी के मूल्य को कम कर देगी, तो यहाँ पर जो है अवमूल्यन कहलाएगा। अगर यह मूल्य को बढ़ा देती है तो इसे अधिमूल्यन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अवमूल्यन और यहाँ पर मूल्य ह्रास में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं, आपको समझ लेना है एक बार, उसके बाद आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप इसको नोट भी करते जाएं साथ साथ, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में, बाद में जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये जो है याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये आसानी होगी, आप भूलेंगे नहीं। तो अब देखते हैं अवमूल्यन और मूल्य ह्रास में अंतर। अवमूल्यन का सीधा सा मतलब होता है किसी भी करेंसी के मूल्य में कमी होना अवमूल्यन होना होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, इसका भी तो मतलब यही होता है। देखिए डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसीलिए यहाँ पर मैंने अंतर के रूप में इन सबको लिखा है। तो चलिए अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी हो। यानी क्या होगा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो होगी इसके अंतर्गत घरेलू करेंसी के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। अगर घरेलू करेंसी की मूल्य में कमी होती है तो इसका मतलब है अवमूल्यन हुआ है, उसे अवमूल्यन कहेंगे। अव मतलब कमी होना, अवमूल्यन यानी मूल्य, यानी जो है मूल्य घट जाना, कम हो जाना, अवमूल्य हो जाना। मूल्य ह्रास का मतलब हुआ यहाँ पर नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत घरेलू मुद्रा करेंसी बाजार के मूल्य में कमी होती है। यहाँ पर अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अवमूल्यन यानी घरेलू करेंसी की मुद्रा कम होती है तो उसे यहाँ पर अवमूल्यन कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत घरेलू मुद्रा यानी घरेलू करेंसी की वैल्यू कम होती है, उसका मूल्य कम हो जाता है, तो यहाँ पर मूल्य ह्रास कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि यहाँ पर नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होती है, मूल्य ह्रास किसके अंतर्गत होता है, नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है। और जो है अवमूल्यन जो होता है वो विनिमय दर प्रणाली के, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब देखते हैं सरकार के कारण होता है, क्योंकि सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है किसमें, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में। यह मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार शक्तियों के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है, क्योंकि बाजार की शक्तियां होती हैं, क्योंकि नम्य विनिमय दर प्रणाली का ही गुण है ये। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आपको याद है नम्य विनिमय दर प्रणाली के क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोनों में अंतर थे, तो आप यहीं पर वो अंतर वाले पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आती है, जैसा कि हमने देख लिया स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आती है, और यह नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो सिंपल पॉइंट है, क्या है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी होना, यानी स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है उस और घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी हो जाए तो अवमूल्यन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल्य ह्रास का मतलब क्या हुआ, नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत घरेलू मुद्रा यानी घरेलू करेंसी के बाजार मूल्य में अगर कमी आ जाती है तो उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। लेकिन और उसके बाद आता है ये सरकार के कारण होता है, ये मांग और पूर्ति के बाजार शक्तियों के कारण होता है, यानी मांग पूर्तियां जो हैं बाजार की शक्तियां हैं उनके कारण होता है। ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है और ये नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा सारा कुछ। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए,
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कितना कर लिया, ये हमने यहाँ पर अंतर देख लिया, यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया। चलिए अभी एक और टॉपिक कर लेते हैं, 11.4 भी हम इसमें कवर कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या है, विदेशी विनिमय की मांग क्या होती है, यानी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या है, विदेशी विनिमय की मांग क्या है। वस्तुओं और सेवाओं का आयात, सबसे पहले यहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग क्यों होगी, आप बताइए। आपको ना विदेशी विनिमय क्यों चाहिए, आप सोच कर देखिए कि मुझे विदेश का पैसा चाहिए क्यों, यानी विदेशी विनिमय क्यों चाहिए, आपको क्या जरूरत है कि आप जो है करेंसी को बदलें, यानी उसकी आप ऐसे भी तो काम चला सकते हैं कि मतलब अपने देश में रहते हैं, अपनी देश की करेंसी यूज करते हैं, बिल्कुल चलता है ऐसे काम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर दूसरी करेंसी से अपनी करेंसी को क्यों बदलेंगे भाई, क्यों बदलेंगे, क्या कारण है, उसकी मांग क्या है, यानी विदेशी विनिमय की मांग क्यों है, लोग क्यों डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जो बताती हैं विदेशी विनिमय की मांग को उत्पन्न करती हैं। तो पहली जो है वस्तु और सेवाओं का आयात। आयात का मतलब है जब हम विदेशों से वस्तु और सेवाओं को मंगाएंगे, खरीदेंगे किसी दूसरे देश से वस्तु और सेवाएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है यहाँ पर विदेशी विनिमय का जो है यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो सारे अगर हम वहां से खरीदते हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा अपने देश वाला, ठीक है, अपने देश का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद वो चेंज होगा और जिससे हमने सामान लिया है वो पैसा वहां पर डॉलर के रूप में जाएगा, ठीक है, जो उस देश की करेंसी होगी उस देश की करेंसी में कन्वर्ट होके जाएगा, यानी विनिमय के माध्यम से जाएगा। इसलिए हमें विदेशी विनिमय की मांग की आवश्यकता होती है। दूसरा है पर्यटन। पर्यटन मतलब लोग आते हैं घूमने हमारे देश में, ठीक है, लोग हमारे देश में घूमने आते हैं, हमारे देश के लोग दूसरे देश में घूमने जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर वो लोग आएंगे तो यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक जो है अंग्रेज जो आते हैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, जो है घूमने के लिए अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब बताइए अगर वो यहाँ पर किसी व्यक्ति को डॉलर देने लग जाएं, वो वहां से डॉलर लेकर आए हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति को डॉलर दें और कहें कि भाई लो मुझे ये चीज दे दो, तो यहाँ पर डॉलर को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो डॉलर नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉलर चलता ही नहीं है। तो ऐसे में उन्हें आवश्यकता होती है विदेशी विनिमय की। वो क्या करते हैं, वहां पर डॉलर को जमा करते हैं और डॉलर से वो रुपए लेते हैं, ठीक है। एक अगर वो मान लीजिए यहाँ पर अगर $2 ला रहा है, मतलब अगर $1 लेकर आ रहा है तो $1 के हिसाब से उसे 75 यानी 70 रुपए वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 70 72 जितना भी डॉलर है उसके हिसाब से उसको मिल जाते हैं और वो यहाँ पर फिर उसके बाद वो पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कंपेयर कीजिए, एक व्यक्ति दूसरे देश से आता है और ₹1 वहां पर $1 का मतलब है वहां पर ₹1 के हिसाब से वो ₹1 वहां अपने देश का लाता है और हमारे देश पर वो लेकर आता है और वो कितने रुपए लेता है, 75 या 70 रुपए लेता है। बताइए तो यहाँ पर हमारे रुपए की वैल्यू कितनी कम है। तो इस तरह से यहाँ पर वो इतना ज्यादा पैसा उसको मिल जाता है ₹1 के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए हमें विदेशी विनिमय की आवश्यकता है। विदेशों यहाँ पर देखिए विदेशों को एक पक्षीय हस्तांतरण, विदेशों को एक पक्षीय हस्तांतरण मतलब कोई चीज भेजनी है हमें विदेश में, तो यहाँ पर क्या होगा, विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई अंग्रेज यहाँ पर आता है और यहाँ पर रहने लग जाता है और यहाँ पर काम करता है, उसके बाद वो अपने देश में पैसा भेजता है, अपने परिवार को भेजता है। तो विदेशों को एक पक्षीय हस्तांतरण मतलब वो एक पक्ष में भेज रहा है, वो वहां से कुछ भी नहीं मंगवा रहा है, अपने परिवार को भेज रहा है बस। तो इससे क्या होगा, उसका परिवार यहाँ के रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो विदेशी विनिमय के माध्यम से बदल करके वहां पर डॉलर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए विदेशी विनिमय की मांग की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके लिए भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर जो है इस देश में नहीं चलता, मतलब डॉलर जो है भारत में नहीं चलता और अमेरिका में रुपए नहीं चलता, तो इसीलिए दोनों को बदलना जरूरी है। उसके बाद आता है विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए, यानी अगर आप कोई व्यक्ति जो है भारत का विदेश में संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे वहां वाले पैसों की आवश्यकता होगी। वो यहाँ से जितने पैसे ले जाएगा उसके बाद यहाँ के जो पैसे होंगे वो देगा,
यहाँ के पैसे जमा करेगा और उसकी तुलना में जितने उसको पैसे मिलेंगे वहां पर जो है डॉलर मिलेंगे, उससे वो क्या करेगा, संपत्ति खरीदेगा। ठीक है, अगर यहाँ से रुपए लेकर जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर रुपए नहीं चलता है, क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो इसका मतलब है विदेशी विनिमय की मांग की आवश्यकता कहाँ होगी, तो इन सारी चीजों के माध्यम से होगी। जैसे कि यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, विदेशी विनिमय की मांग की आवश्यकता क्यों होती है, कारण दीजिए, तो आप लिखेंगे वस्तु और सेवाओं का आयात करने के लिए, विदेशों को एक पक्षीय हस्तांतरण करने के लिए, पर्यटन के लिए, सट्टेबाजी के लिए, विदेशों में जो है संपत्ति खरीदने के लिए होता है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक पॉइंट याद नहीं आता है तो आप अपना दिमाग लगाकर आप सोच कर लिख सकते हैं कि विदेशी विनिमय की मांग आखिर होती ही क्यों है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विदेशी करेंसी की मांग में वृद्धि के कारण। जो विदेशी करेंसी की जो मांग होती है उसमें क्यों वृद्धि होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं वो देखते हैं। जब विदेशी करेंसी का मूल्य गिरता है, अगर विदेशी करेंसी का मूल्य गिर जाता है तो आप क्या सोचेंगे, देखिए मान लीजिए $1 कितने का हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर $1 जो है, अगर आपका $1 जो है 65 रुपए का, मतलब 60 रुपए का हो गया। अब आपको क्या करना है, $1 के लिए आपको $1 लेने के लिए अब 70 रुपए नहीं देने हैं, आपको सिर्फ 60 रुपए देने हैं और आपको $1 मिल जाएगा। तो आप क्या कर पाएंगे, आप जो है अपना कम पैसा देकर, अपने देश में जो पैसा है उसको कम देकर जो है आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं अपने विदेश में खरीद पाएंगे। अगर वहीं पर अगर वो 70 का हो जाता है तो आप कम वस्तुएं खरीद पाएंगे विदेश में। तो इसीलिए अगर वहां पर विदेशी करेंसी के मूल्य में गिरावट आती है तो उसमें मांग में जो है वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब विदेशी करेंसी घरेलू करेंसी की तुलना में सस्ती होती है, तो विदेशी करेंसी कब होती है मांग, यानी विदेशी करेंसी की मांग कब होती है, देखिए मांग कब होगी, जब वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब सस्ती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, जब हम कब कोई चीज खरीदते हैं, आपने भी कभी सोचा होगा, मतलब आप भी जानते हो, आप भी इंतजार करते होंगे कि जैसे कि आप कुछ फोन खरीदना चाहते हैं, कोई भी टेलीविजन या भी कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप इंतजार करते हैं ना कि यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल आएगा, त्यौहार आएगा, तो उसके जब आएगा तो यहाँ पर जो है ऑफर मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इंतजार करते हैं। तो वो वस्तु सस्ती पड़ेगी मेरे को, तो यहाँ पर मैं वो उस वस्तु को खरीद पाऊंगा, मतलब खरीद लूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। तो यानी जब हम वस्तुओं को कब खरीदते हैं, जब वो सस्ती होती हैं। यानी अगर वो वस्तु सस्ती है, मान लीजिए आपको एक वस्तु खरीदनी है, वो 5,000 रुपए की आती है, और अगर वही वस्तु 4,000 में आपको मिलने लग जाए तो आप तुरंत खरीद लेंगे। ठीक है, उसी तरह से $1 है 75-70 रुपए में आता था, अब वो 60 रुपए में मिल रहा है, तो क्यों ना वस्तु उस डॉलर को खरीदा जाए। एक वस्तु है, वो भी वस्तु की तरह हम उसको अगर देखें तो उसको भी खरीद लेते हैं लोग। ठीक है, और फिर जब बढ़ती है कीमत उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो सट्टेबाजी करते हैं। ठीक है, उस तरह से वो सट्टेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर जब विदेशी करेंसी घरेलू करेंसी की तुलना में सस्ती होती है तब यहाँ पर होता है। ठीक है, विदेशी करेंसी क्या होगी, सस्ती होनी चाहिए घरेलू की तुलना में। उसके बाद जब विदेशी करेंसी की कीमत स्थिर रहती है, यानी कीमत गिर जाती है, विदेशी करेंसी की कीमत क्या होती है, गिर जाती है। जैसे कि यहाँ पर मूल्य कम हो जाता है या गिर जाती है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं विदेशी विनिमय का मांग वक्र किस प्रकार से निर्धारित होता है। यहाँ पे विदेशी वक्र का मांग वक्र यानी डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विदेशी कीमतें होती हैं यहाँ पर और विदेशी विनिमय की मांग होती है। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह डॉट डॉट लाइन है, सबसे पहले यहाँ पर ये है डिमांड वक्र, इस तरह से ये रहा। और अगर आप जो है विदेशी विनिमय की कीमत यानी आप कीमत को बढ़ा देंगे। ठीक है, विदेशी विनिमय की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी तो आपकी मांग कम हो जाएगी, अगर मांग बढ़ जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी। तो इस तरह से उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत कम होगी, अगर यहाँ पर कीमत अगर बढ़ेगी। ठीक है, देखो कीमत हमने क्या करी, यहाँ से ओ से लेकर के यहाँ तक हमने कर ली कीमत। ठीक है, यहाँ से लेकर कीमत हमने यहाँ तक बढ़ा ली। जब मैंने यहाँ पर कीमत बढ़ाया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मांग देखिए कितनी है। ठीक है, मांग मैंने बढ़ाई तो यहाँ पर क्या है, कीमत कम हुई है। अगर मैं देखिए कीमत कम है, R1 है, तो मेरी मांग कितनी है, ज्यादा है। कीमत कम है तो मांग ज्यादा है, लेकिन वहीं मैंने कीमत कर दी R1 से R2 ले गया,
कीमत को मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखिए मेरी मांग कम हो गई, लोग कम वस्तुओं को खरीदेंगे। अगर मैं कीमत बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर वस्तुओं को कम खरीदेंगे। आई होप यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।